नमस्कार रेल साथियों। हम फिर आ गए हैं एक नया वीडियो लेके और एक नया पेपर लेके। और जो आज ये पेपर है ये सीनियर क्लर्क का पेपर है। दाऊद लोको वर्कशॉप का पेपर है, जो कि ये कंडक्ट हुआ था आपके 24 जुलाई 2019 को कंडक्ट हुआ था। सीनियर क्लर्क लेवल 5 का है और ये WLI के समकक्षी है, इसलिए इस पेपर को इसमें शामिल किया गया है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। रिटन टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर क्लर्क मैट्रिक्स लेवल 5 ग्रेड पे 2800 लोको कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप दाऊद है। वरिष्ठ लिपिक मैट्रिक्स लेवल 5 ग्रेड पे 2800 के पद हेतु लिखित परीक्षा लोको कैरिज वैगन शॉप दाऊद। कुल अंक 100 हैं और टाइम इसका आपके 3 घंटे का है। ये सबसे बड़ी बात है। प्रश्न यहाँ 55 है और समय इसका 3 घंटा है, क्योंकि 2019 का पेपर है तो 4 साल पुराना पेपर है, लगभग 3 साल पुराना पेपर है। तो ये पेपर उस समय का है जब रेलवे बोर्ड ने 14/12/2018 में लेटर निकाल दिया था कि जितने भी डिपार्टमेंटली एग्जाम है वो 100% ऑब्जेक्टिव होगी। तो जब ये 16/12/2018 को रेलवे बोर्ड का लेटर निकाल दिया, 16/12/2018 को ये क्लियर कर दिया कि रेलवे की जितनी भी डिपार्टमेंटल एग्जाम होती हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगी। उससे पहले ये सब्जेक्टिव होती थी। तो उस समय जब 16/12/2018 किया तो उस समय के नज़दीक डेट है 24 जुलाई 2019 है, तो उस समय का पेपर है। तो इसमें 55 प्रश्न है और 55 में से आपको 50 ही करने हैं मैक्सिमम। 50 से यदि आप ऊपर जाते हो तो कंप्यूटर में यदि आपके प्रश्नों को चेक नहीं करेंगे। और 5 इसमें जो प्रश्न है वो राजभाषा के हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। इंस्ट्रक्शन जरूरी होता है पढ़ने के लिए, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है ये भी आपको इंस्ट्रक्शन के माध्यम से पता पड़ता है। कितने प्रश्न पेपर में हैं ये भी आपको इंस्ट्रक्शन के माध्यम से पता पड़ता है। आपको गोले काले करने के लिए नीली स्याही यूज में लेनी है या ब्लैक स्याही यूज में करनी है, बेल कौन सा लेना है ये भी आपको इंस्ट्रक्शन से पता पड़ता है। और कितने प्रश्न कितने अंक का है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या क्या चीजें, तो सावधानी के लिए इंस्ट्रक्शन जरूर पढ़ने चाहिए। अपन भी पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है आंसर्स कैन बी गिवन इधर इन हिंदी और इन इंग्लिश। और दूसरा है 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट इफ अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन राजभाषा, क्वेश्चन नंबर 1 to 50 अटेम्प्ट ओनली 45 क्वेश्चन। 50 प्रश्नों को हल करें। यदि राजभाषा के प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो प्रश्न क्रमांक 1 से 50 में से 45 प्रश्न ही करना है। और ये ध्यान रखें प्रश्नों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। जो पहला ऑप्शन आंसर कैन बी गिवन इधर इन हिंदी और इंग्लिश, इन इंग्लिश, तो प्रश्नों के उत्तर हिंदी और इंग्लिश में दिया जाता है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरा जो इंस्ट्रक्शन है, सॉरी, ईच क्वेश्चन हैव 2 मार्क्स, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, ये ध्यान रखिएगा। चौथा है नेगेटिव मार्किंग इज एप्लीकेबल, ईच 3 रॉन्ग क्वेश्चन विल बी कट 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, प्रत्येक 3 प्रश्न गलत होने पर 2 अंक काटे जाएंगे। 3 प्रश्न यदि आपके गलत हो जाते हैं तो 2 अंक काटे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। और 5 नंबर है जो कटिंग और राइटिंग नॉट एडमिसिबल, कटिंग और राइटिंग मान्य नहीं है। तो चलिए मैंने दोनों में बता दिया। तो यहाँ अपने पहला जो प्रश्न है वो देख लेते हैं। सीमित समय के लिए एक निश्चित दर पर वेतन के साथ अनुमोदित पद को निम्न नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पहला है अस्थायी पद, दूसरा स्थायी पद, तीसरा है अधिसंख्य पद और काडर पद। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा वो होगा अस्थायी पद। अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं, टेम्परेरी पोस्ट होगा। अंग्रेजी में इसको देख लेते हैं। ए पोस्ट कैरिंग ए डिफाइंड रेट ऑफ पे सेक्शन 4A लिमिटेड टाइम EG। तो यहाँ जो ऑप्शन ए होगा टेम्परेरी पोस्ट वही आपका आंसर होगा। तो पहले में
ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न दर पर कोई एक सरकारी सेवक एक सीमित अवधि से ज्यादा नहीं रह सकता, यानी पोस्ट विच एन इंडिविजुअल गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉट होल्ड फॉर मोर देन ए लिमिटेड पीरियड इज ये। तो इसमें यहाँ दे रखा है टेम्परेरी पोस्ट, टेन्योर पोस्ट, परमानेंट पोस्ट, नॉन ऑफ द। तो यहाँ पे जो अस्थायी पद है, सावधिक पद, स्थायी पद, इनमें से जो आपका जो पहला ऑप्शन है टेम्परेरी पोस्ट, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो दूसरे में यहाँ आपके ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 3 है, अधिसंख्यक पद निम्न है, अधिसंख्यक पद निम्न है। तो यहाँ है आपका तदर्थ पद, अस्थायी पद, स्थायी पद, कार्यबाह्य पद। और अंग्रेजी में बात करें तो सुपरन्यूमरी पोस्ट इजी है। तो सुपरन्यूमरी पोस्ट आपने खूब पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो सुपरन्यूमरी पोस्ट के लिए होगा परमानेंट पोस्ट, यानी स्थायी पद। परमानेंट पोस्ट आपका यहाँ करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 है, एन एम्प्लॉय होल्ड्स लाइन ऑन ए पोस्ट ए वाइल ऑन फॉर इन सर्विस ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम ऑन ट्रांसफर टू अनदर पोस्ट। ऑप्शन सी है वाइल अंडर सस्पेंशन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर बनेगा वो 4 बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। कर्मचारी का निम्न के दौरान एक दब पर धारणाधिकार रहता है, अन्यत्र सेवा के दौरान, दूसरे पद पर स्थानांतरण होने पर, कार्यावधि के दौरान, निलंबन के दौरान, उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा आपका उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 5 है, एक सरकारी सेवक दूसरे विभाग में नियुक्ति के दौरान अपने पैतृक विभाग में पद पर निम्न समय तक धारणाधिकार रख सकता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है 2 साल। A government servant can hold line on the post in his parent department while getting employed in other department for a period of 1 year, 2 year, 3 year and 5 year. So your right answer is option B, 2 year. Question number 6 है, line on a post shall stand terminated if the employee, option A है acquire line on a permanent post outside his parent cadre. B option है proceed on immediate abortion basis to a post and service outside his service oblique cadre oblique post. C option है or says at foreign service oblique deputation beyond the maximum permissible period. option D है all of the above। तो यहाँ भी जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द अबव ही होगा। किसी पद पर धारण अधिकार समाप्त समझा जाएगा यदि कर्मचारी अपने पैतृक ऑर्डर के बागर पर अपने कार्ड के बदले अपने सेवा कार्ड या पद से बाहर किसी सेवा पद समय पर चला जाए। सी है किसी अन्यत्र सेवा प्रतिनियुक्ति पर अतिक्रमण में अवधि से ज्यादा रुक जाए। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन ए है अपने पैतृक कार्ड के बाद स्थायी पद पर धारणाधिकार प्राप्त कर लेना, ये भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 7 है, समय वेतनमान वेतन या वेतनमानों को निम्न तिथि से समाप्त कर दिया गया है। The concept of time scale pay for pay scale has been discounted। तो ये आपके 1/1/2006 से 1/4/2006, दूसरा जो ऑप्शन है बी वो 1/4/2006 वेतनमान वेतन या वेतनमान को निम्न तिथि से समाप्त कर दिया गया है। और दूसरी डेट आपके 1/1/2008। तो ये 1/1/2016 है, ये आपका 7 पे CPC है। तो ये आपका है जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 8 है, विद्यमान मूल वेतन का अर्थ है। विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन
विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन और ग्रेड वेतन, विद्यमान वेतन में आहरित वेतन उपरोक्त ए व बी दोनों। तो यहाँ जो आंसर बनेगा आपका उपरोक्त ए बी व दोनों, विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन और विद्यमान वेतन बैंड में आहरित वेतन। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 8 में। Exciting basis pay means a pay drawn in the exciting pay band, right? Pay drawn in the exciting D pay band and grade pay, right? Pay drawn in the exciting scale, ये गलत। तो both B and C, नहीं ये गलत है। और आपका both B and C, तो ऑप्शन डी ही यहाँ सही बैठता है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। प्रश्न नंबर 9 है, पदों के लेवल का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान वेतन बैंड व ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के तदनुरूप यथानिर्दिष्ट विभिन्न लेवलों के अनुसार रहेगा। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ ऑप्शन ए। लेवल ऑफ पोस्ट शैल बी determined in accordance with the various levels assigned to the corresponding pay band and grade pay or scale as specified in the pay matrix. Option A true. प्रश्न संख्या 10 है, under the revised pay structure the annual increment is allowable at the rate of option A 2% of the basic pay, 3% of the basic pay, 4% of the basic pay, none of the above। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन बी है ये 3% ऑफ द बेसिक पे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। यानी संशोधित वेतन संरचना के अंतर्गत वार्षिक वेतन वृद्धि निम्न दर पर स्वीकार्य है। तो ये मूल वेतन का 3%, मूल वेतन का 3%। और ये आप जानते भी होंगे आप कि जो आपको 3% का जो वेतन दिया है, जो अभी जो जैसे आपकी बेसिक दी जाती है, जो डी आपका आता है, ये जो आपको वेतन वृद्धि दी जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी बेसिक 35,400 है, अब इस पे आपको 3% का इंक्रीमेंट देना है, तो ये 3% का इंक्रीमेंट इस हिसाब से दिया जाएगा बटा 100। तो इस पे जो मिलेगा वो आपका वेतन वृद्धि हो जाएगा। काट लीजिए 0 0 12 16 10, तो आपको ये आपके 1100 रुपये वेतन वृद्धि दे दी जाएगी। चलिए प्रश्न नंबर 11 है, पदोन्नति के मामले में कर्मचारी पदोन्नति की तिथि से अगली वेतन वृद्धि की तिथि से अपान वेतन निर्धारित किए जाने का विकल्प चुन सकता है। विकल्प निम्न तिथि को चुना जाता है, पदोन्नति तिथि को पदोन्नति का आदेश प्राप्त होने के 10 दिन के भीतर, और सी ऑप्शन है पदोन्नति की तिथि के 1 माह के भीतर, और डी ऑप्शन है पदोन्नत पद का कार्य ग्रहण करने की तिथि को। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन होगा सी, पदोन्नति की तिथि के 1 माह के भीतर। और ये जानते भी होंगे आप, क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब आपका प्रमोशन होता है तो उसमें जो वेतन निर्धारण की तिथि है वो 1 महीने के लिए उसमें उसको आपको टाइम दिया जाता है। इन केस ऑफ प्रमोशन द एम्प्लॉय मे hope to get his pay fixed from the date of promotion or from the date of next increment. The option is to be exercised on the date of promotion within 10 days of receipt of order of promotion within a month from the date of promotion। तो ये 1 महीने का समय आपको दिया जाता है वेतन निर्धारण के लिए। तो 11 में आपका
सी आंसर हो जाएगा। 12 में चलते हैं। 12वां प्रश्न है साथियों, यदि नियुक्ति पदोन्नति एमएससीपीएस के तहत वित्तीय अपग्रेडेशन की तिथि 2/7/2017 व 1/1/2018 के बीच हो तो अगले वेतन वर्ष की तिथि निम्न होगी। 2 जुलाई से और 1/1/18 के बीच हो तो अगली वेतन वृद्धि की तिथि कौन सी होगी? इन्होंने अगली वेतन वृद्धि की तिथि पूछी है, तो अगली वेतन वृद्धि की तिथि होगी आपके जो सी ऑप्शन है 1/7/2018, यानी 1 जुलाई 2018 में आपकी नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपका 1/7/2018 को लगेगा। ये आप यहां ध्यान रखें, ये गलत है, ये भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो 1/7/2018 बनेगा, ऑप्शन सी। हिंदी में अंग्रेजी में देख लेते हैं। इन द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट प्रमोशन फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर एमएससीपी, यानी एमएससीपी का मतलब होता है मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम, और ये आई थी आपके 1/9/2008 को आई थी। और इसमें जो वेरी गुड का बेंच मार्क किया है वो किया आपके 25 जुलाई 2016 से किया है, ये भी आप ध्यान रखिए। इसमें होता क्या है, 3 वित्तीय लाभ दिए जाते हैं जो कि आपको 10, 20 और 30 साल की सर्विस पे दे दिया जाता है। ये आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13 है, नीचे लिखी अवधि की सेवा पूर्ण होने पर सरकारी कर्मचारी वेतन वृद्धि का पात्र हो जाएगा। 3 माह या अधिक, 6 माह या अधिक, 1 कैलेंडर वर्ष या अधिक, तो यह 1 कैलेंडर वर्ष या अधिक आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय विल बिकम एंटाइटल D for increment on completion of his service for a 3 months or more, 6 months or more, 1 calendar year or more। तो यहाँ जो 13 में सी आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 14 है, नसबंदी करवाने के लिए एक सरकारी सेवक को स्वीकार्य परिवार नियोजन भत्ता निम्न तिथि से समाप्त कर दिया गया है। नसबंदी करवाने के लिए एक सरकारी सेवक को स्वीकार्य परियोजन नियोजन भत्ता निम्न तिथि से समाप्त कर दिया गया है, तो वो आपके 1/7/2017 से समाप्त कर दिया गया है, ऑप्शन डी। फैमिली प्लानिंग अलाउंस एडमिसिबल टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडरगोइंग स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन हैज बीन डिस्काउंटेड, तो ये आपके WF ये हो जाएगा 1/7/2017। प्रश्न नंबर 15 है, नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण की अवधि को माना जाता है। नियुक्ति से पहले प्रशिक्षण की अवधि को माना जाता है वेतन वृद्धि के लिए ड्यूटी, विभागीय परीक्षा में बैठने की पात्रता के लिए ड्यूटी, पेंशन के लिए अर्हता प्राप्त सेवा, ग्रुप सी नियुक्तियों के मामले में उपरोक्त सभी। तो यहाँ आ जाएगा उपरोक्त सभी, बिल्कुल तीनों ये सही है, डी आंसर। पीरियड ऑफ ट्रेनिंग बिफोर अपॉइंटमेंट इज स्टेटेड एज ड्यूटी फॉर इंक्रीमेंट्स, ऑप्शन बी ड्यूटी फॉर एलिजिबिलिटी टू सिट फॉर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन इन केस ऑफ ग्रुप सी अपॉइंटीज, डी ऑल ऑफ द अबव।
ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 16, यदि कोई कर्मचारी कैलेंडर माह के किसी संभाग में छुट्टी के कारण ड्यूटी पर नहीं है तो उसे निम्न दर से परिवहन भत्ता स्वीकार्य है। पात्रता की पूरी राशि, पात्रता की राशि का 50%, ड्यूटी की अवधि के लिए आनुपातिक राशि, कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा नील, डी, कुछ नहीं। चलिए 17, यदि सरकारी कर्मचारी को सामान्य लाइसेंस फीस के भुगतान पर सरकारी आवास आवंटित है तो उसकी मृत्यु के पश्चात उसका परिवार इसे नीचे लिखी अधिकतम अवधि तक रोक सकता है। तो ये आपके रोक सकता है 24 महीने। इसको चाहे आप 2 ईयर बोल दीजिए, चाहे इसको 2 ईयर बोल सकते हैं, या फिर इसको आप 24 मंथ्स लिख सकते हैं, दोनों राइट है। तो ये आपके 17 में सी आंसर। प्रश्न नंबर 18, लिखित चेतावनी अप्रसन्नता बतरसना को इस प्रकार में रखना चाहिए। सेवा पुस्तक, व्यक्तिगत फाइल, APR, सतर्कता फाइल। तो यहाँ व्यक्तिगत फाइल राइट होगा आपका, पर्सनल फाइल, ऑप्शन बी। रिटर्न वार्निंग्स, डिस्प्लेजर, रिप्रेमेंट शुड बी प्लेस्ड इन, तो योर आंसर इज ऑप्शन बी, पर्सनल फाइल। प्रश्न नंबर 19 है, निर्धारित आयु पूरी करने के बाद और अर्हता प्राप्त सेवा के निर्धारित वर्ष पूरे करने के बाद कोई कर्मचारी सेवा से सेवानिवृत्ति की मांग निम्न अवधि की नोटिस देकर कर सकता है। कम से कम 1 महीना, कम से कम 3 महीने, कम से कम 6 महीने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कम से कम 3 महीने, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 20 है, एक सरकारी कर्मचारी जिसकी जन्म तिथि 1 जुलाई है वह अधिवस्था की आयु प्राप्त करने पर नीचे लिखे महीने के अंतिम दिन सेवानिवृत्त हो जाएगा। तो ये जून आएगा साथियों, इसमें कंफ्यूज नहीं हो। जिनकी भी 1 तारीख है वो 1 दिन पहले रिटायर हो जाता है, यानी कि उससे पहले, जैसे मान लीजिए 1 जुलाई है, 1 जुलाई है तो वो आपके 30 जून को ही रिटायर हो जाएगा। ये इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो वो जून में ही रिटायर, यहाँ 1 जुलाई थी तो 1 दिन पहले 30 जून को ही वो रिटायर हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए इज यहाँ करेक्ट है। यदि किसी अधिकारी को किसी अन्य पद का पूरा अतिरिक्त चार्ज धारित करने के लिए औपचारिक रूप से नियुक्त किया जाता है तो उसके वेतन और अतिरिक्त वेतन को जोड़ निम्न में से अधिक नहीं होगा। तो वो है आपके 1,25,000 रुपए, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित अवस्था में DA नहीं दिया जाएगा। अशांति, कर्फ्यू आदि कारण दूर स्टेशन पर अनुपस्थिति जिसे विशेष आकस्मिक छुट्टी द्वारा नियमित किया गया हो, यही इसका आंसर है। अशांति, कर्फ्यू आदि के कारण दूर स्टेशन पर अनुपस्थिति जिसे विशेष आकस्मिक छुट्टी द्वारा नियमित किया गया हो। तो 22 में आपका यही आंसर हो जाएगा, 22 में ए। स्थानीय यात्रा में निम्न शामिल है, मुख्यालय पर ड्यूटी स्थान से 8 किलोमीटर के भीतर ड्यूटी पर यात्रा, और राइट, ड्यूटी के स्थान से 8 किलोमीटर से बाहर परंतु ड्यूटी स्थान से जुड़े उपनगर, नगर पालिका, निगम अधिसूत्र कंटोनमेंट की सीमा के अंतर्गत की गई ड्यूटी पर यात्रा, राइट। जिस शहरी संकुलन में ड्यूटी का स्थान स्थित है उसमें ड्यूटी पर की गई यात्रा, ये भी राइट। तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही है, ऑप्शन डी। मृतक कर्मचारी का परिवार निम्न यात्रा के लिए यात्रा भत्ता का दावा कर सकता है। कर्मचारी के अंतिम मुख्यालय से गृहनगर तक, बिल्कुल राइट। कर्मचारी के अंतिम मुख्यालय से परिवार द्वारा बसने के लिए चुने गए किसी अन्य स्थान तक, राइट। गृहनगर से परिवार द्वारा बसने के लिए चुने गए अन्य स्थान तक, बिल्कुल राइट। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट है 25 प्रश्न है, यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता का दावा करने का सरकारी सेवा का अधिकार जब्त कर लिया गया या स्वतः छोड़ दिया गया मान लिया जाता है यदि निम्न अवधि के अंदर दावा पेश नहीं किया गया हो। तो यह है आपका 60 दिन का टाइम, इसमें 60 डेज का समय आएगा। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है,
यात्रा भत्ता का दावा करने के लिए यात्रा किए जाने के साक्ष्य के रूप में टिकटों को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सही या गलत? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 27 है, यदि ट्रेन देरी से चल रही है तो ट्रेन का वास्तविक आगमन समय ही ध्यान में लिया जाएगा यदि देरी की अवधि ए 15 मिनट से ज्यादा हो, 3 मिनट से ज्यादा हो, 60 मिनट से ज्यादा हो, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ आएगा 15 मिनट से ज्यादा हो। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, इसमें 55 प्रश्न थे, आधा पेपर सोल्व हो गया है, 27 तक ले लिया है। अब हम जो नेक्स्ट लेंगे वो आपके 28 से 55 तक लेंगे। तो ये 2 पार्ट में हम इसको बढ़ाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।